नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। और आज हम लोग ये भी जानेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंडियन लॉ एंड इंग्लिश लॉ। तो देखिए, इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, हम उसको जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है डाइंग डिक्लेरेशन, और मेंस में अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे ही जाते हैं और डिफरेंस वगैरह भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडियन लॉ की जब हम में देखते हैं डाइंग डिक्लेरेशन को, तो इंडियन लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन में एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ का होना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, हम समझते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ का होना ज़रूरी क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो बॉडी को अगर कोई इंजरी वगैरह कॉज की गई हो, कोई फिजिकल इंजरी की गई हो, उस दौरान कोई स्टेटमेंट वगैरह दिया गया हो। दूसरा, अगर कोई भी फिजिकल इंजरी कॉज नहीं भी की गई है, लेकिन जो पर्सन ने जो स्टेटमेंट दिया था वो ट्रांजैक्शन के उस सर्कमस्टेंस में दिया था जिसमें उसकी डेथ हुई है, तो ऐसा स्टेटमेंट जो होगा उस स्टेटमेंट को भी डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाएगा। दोनों की अगर हम बात करें तो पहले वाली सिचुएशन में एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ हो सकती है, लेकिन सेकेंड वाली सिचुएशन में कभी भी एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ होती नहीं है। तो इसलिए हम अगर बात करें इंडियन लॉ, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ का होना जरूरी नहीं है, जबकि इंग्लिश लॉ में एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ जो है, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ का होना जरूरी है। दूसरा अंतर जो हम करते हैं, दूसरा जो डिफरेंस है वो पहले ही वाले पे ही आधारित है। तो दूसरा डिफरेंस ये है कि इंडियन लॉ में फिजिकल इंजरी का होना जरूरी नहीं है। क्यों फिजिकल इंजरी का होना जरूरी नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन तब भी हो सकता है, या एक स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन की कैटेगरी में तब भी आ सकता है जब एक पर्सन के द्वारा स्टेटमेंट उस समय दिया गया है या ट्रांजैक्शन के उस सर्कमस्टेंस के बारे में बताता है जिसमें उसकी डेथ हुई है, तो ऐसा स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन होगा। और इस स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई भी इंजरी का होना आवश्यक नहीं है। तो सेकेंड अंतर जो होगा, इंडियन लॉ में इंजरी का होना जरूरी नहीं है, जबकि इंग्लिश लॉ में इंजरी का होना जरूरी है। तीसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि इंडियन लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन दोनों ही मैटर्स में रेलेवेंस। अब देखिए, दोनों मैटर्स में किन किन मैटर्स में, सिविल और क्रिमिनल, दोनों ही मैटर में डाइंग डिक्लेरेशन जो होगा वो रेलेवेंट होगा। सिविल मामलों में भी डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट है इंडियन लॉ में, और क्रिमिनल मैटर्स जो है, क्रिमिनल मैटर्स में भी डाइंग डिक्लेरेशन इंडियन लॉ में रेलेवेंट है। जबकि हम इंग्लिश लॉ की अगर हम बात करें, तो इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन केवल और केवल क्रिमिनल मैटर्स में ही रेलेवेंट होगा, सिविल मैटर्स में डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट नहीं होगा। तीसरी अगला देखिए डिफरेंस जो है कि इंडियन लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन कल्पेबल होमिसाइड का जो मामला है उस पर भी लागू होता है, और इसके अलावा में और जो इलीगल डेथ हैं उन इलीगल डेथ के मामले पर भी अप्लाई होगा। मतलब कहने का ये है कि इंडियन लॉ में कल्पेबल होमिसाइड के मामले पर भी डाइंग डिक्लेरेशन लागू होगा, और ऐसे होमिसाइड पर भी डाइंग डिक्लेरेशन ऐसे मामलों में भी डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट हो सकता है जो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। जबकि इंग्लिश लॉ की अगर हम बात करें, तो इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन केवल और केवल कल्पेबल होमिसाइड के मामलों में ही रेलेवेंट होगा। अदरवाइज अगर हम बात करें कि इंग्लिश लॉ की, तो इंग्लिश लॉ में कल्पेबल होमिसाइड के मामलों के अलावा डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट नहीं होता है। अब देखिए, जो ऊपर हमने डिफरेंसेस देखे, उन डिफरेंसेस के आधार पर यह लग रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन का एरिया या जो दायरा इंडिया में ज़्यादा है, इंडिया में डाइंग डिक्लेरेशन का दायरा ज़्यादा है, और वो ज़्यादा दो तरीके से हो सकता है कि कौन से स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन होंगे, और रेलेवेंसी के मामले में भी ज़्यादा है कि स्टेटमेंट में वहाँ पर केवल इंजरी वाले स्टेटमेंट्स की बात की गई है, और यहाँ पर इंजरी हो या ट्रांजैक्शन के उन सर्कमस्टेंस के बारे में बात करता हो जिसमें उसकी डेथ हुई है, तो ऐसे स्टेटमेंट भी डाइंग डिक्लेरेशन होंगे। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि डाइंग डिक्लेरेशन का दायरा इंडियन लॉ में एक इस तरीके से जाता है। दूसरा, इंडियन लॉ में अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन के मामले में भी डाइंग डिक्लेरेशन का दायरा जो है वो बड़ा है। एप्लीकेशन के मामले में किस तरीके से, रेलेवेंसी के मामले में भी दायरा बड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड और नॉन कल्पेबल होमिसाइड दोनों पर लागू होता है, जबकि इंग्लिश लॉ में केवल कल्पेबल होमिसाइड पर। तो एक पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं
कि इंडियन लॉ में जो डाइंग डिक्लेरेशन है, डाइंग डिक्लेरेशन का दायरा बड़ा है, जबकि इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन का दायरा छोटा है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर। इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में क्या डिफरेंसेस, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसके अलावा डिटेल में जो भी सारी चीज़ें हैं डाइंग डिक्लेरेशन के कॉन्टेक्स्ट में या और प्रोविजंस के कॉन्टेक्स्ट में, जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं उन रेगुलर क्लासेस में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसके अलावा में इंटरलिंकिंग का जो पोर्शन होगा वो भी हम लोग जो एप्लीकेशन पे ही वो सारी चीज़ें आपको मिल पाएंगी। तो अगर आप रेगुलर क्लासेस करना चाहते हैं या इंटरलिंकिंग के साथ में चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो आप वैद ICS का एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर रेगुलर क्लासेस को देख सकते हैं। थैंक यू।